वर्ष 1978। वो वर्ष 1978 की एक सर्द सुबह थी। हर रोज की तरह सुबह उठकर अपना दैनिक कामकाज खत्म करने के बाद 11.5 वर्ष का गोदना अपना नाश्ता लेने हवेली की ओर दौड़ पड़ा। उत्तर भारत के दिसंबर महीने की कड़कड़ाती ठंड के बावजूद वो सिर्फ एक नेकर और घिसी हुई पुरानी कमीज में नंगे पांव था। उसे ऐसे रहने की आदत थी। उसकी पहले से सांवली त्वचा ठंड से और सांवली हो गई थी। उसके बाबा और माई पहले ही हवेली जा चुके थे। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो सुबह हवेली की आम सुबहों से अलग थी। हवेली में बहुत हलचल थी। हवेली के प्रवेश पर बना 15 फीट ऊंचा लोहे का फाटक गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया जा रहा था। फाटक इतना भारी था कि उसका एक पल्ला हिलाने में 4 लोगों की जरूरत पड़ रही थी। असल में वो फाटक हाथियों के लिए बना था। इंसानों के लिए मुख्य फाटक में 7 फीट का एक छोटा फाटक था। हवेली में एक हाथी हुआ करता था जो 2 साल पहले मर गया था। 2 लोग विलिस जीप को, जो आमतौर पर फाटक के सामने खड़ी रहती थी, धक्का देकर एक किनारे कर रहे थे। वो पुरानी जीप अधिकतर खराब ही रहती थी। यदि उसमें और कोई खराबी नहीं होती थी तो कभी कभार ही इस्तेमाल होने के कारण उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। ठाकुर साहब के पिता ठाकुर मंगलदेव सिंह ने ये जीप 20 साल पहले खरीदी थी। ठाकुर मंगलदेव सिंह सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक दिन के लिए जेल गए थे। 3 ट्रैक्टर जो एक दिन पहले बेतरतीबी से खड़े थे, आज बरगद के पेड़ के नीचे पंक्ति में करीने से खड़े हैं। ये दिखाने के लिए कि हवेली में एक घोड़ी है, उसे अस्तबल से बाहर लाकर एक चबूतरे के पास बांध दिया गया था। हवेली के विशाल फाटक के दोनों ओर 2 आयताकार सममित चबूतरे थे और दोनों ही 20-20 लोगों को समायोजित कर सकते थे। घोड़ी खुशी से हिनहिना रही थी क्योंकि उसे इतनी सुबह नहलाकर खाना खिला दिया गया था। गोदना ने अपने पिता को पुकारा जो फाटक के बाहर का विशाल द्वार बुहारने में व्यस्त थे। हवेली में उनका मुख्य काम था गाय भैंसों का गोबर साफ करना और हवेली की गाय भैंसों को नहलाना। हवेली में 8 जर्सी गायें, 3 भैंसें और प्रजनन के उद्देश्य से उनके 2 नर समकक्ष थे। अपने आसपास इतनी विभिन्न गतिविधियां होते देख गोदना अपने नाश्ते के बारे में तो भूल ही गया। उसने अपने बाबा से पूछा, लेकिन उन्होंने उसे झिड़क दिया और अपना काम करते रहे। सुमेसर काका, जो टोले में गोदना के पड़ोसी थे, चारों तरफ पानी छिड़क रहे थे। गोदना दौड़कर उनके पास गया, लेकिन वो उनसे कुछ पूछता उससे पहले नारायण बाबू ने सुमेसर को बुला लिया। नारायण बाबू हवेली में मुंशी और मैनेजर थे। गोदना उनके चिड़चिड़े स्वभाव से परिचित था। निराश गोदना दौड़कर फाटक के भीतर चला गया। फाटक के अंदर जाते ही 2 कमरे थे, दोनों तरफ एक-एक। बाईं ओर का कमरा ठाकुर साहब का था और दाईं ओर ठाकुर मंगलदेव सिंह का। ये कमरे बैठक कहलाते थे। इसके आगे का क्षेत्र गाय भैंसों के रहने के लिए था। हवेली का हाथी भी जब जिंदा था इसी क्षेत्र में रहता था। मवेशियों के आवास के पार आम की लकड़ी के भारी दरवाजे द्वारा संरक्षित हवेली का अंदरूनी हिस्सा था, जहां ठाकुर साहब के परिवार के अन्य सदस्य, उनकी माँ, पत्नी, बेटा और बेटी रहते थे। गोदना, उसके माई बाबा और टोले के अन्य लोगों को आम के दरवाजे के आगे जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें अछूत समझा जाता था। भाई बहन के नाम पर ठाकुर साहब की सिर्फ एक बड़ी बहन थी, जिन्हें सब प्यार से दिदिया कहकर बुलाते थे। ठाकुर साहब के कोई चचेरे भाई बहन भी नहीं थे, क्योंकि उनके पिता की भी सिर्फ एक ही बहन थी, जिनकी शादी कई साल पहले हो चुकी थी। दिदिया की शादी कुंवर रणविजय सिंह से हुई थी, जो नई दिल्ली में CISF में कमांडेंट थे। अपने बेटे की गर्मियों की छुट्टियों में जब वो अपने ससुराल जाती तो कभी कभी सुहागपुर भी आ जाती थी। कुंवर रणविजय सिंह का गांव सुहागपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर एक पड़ोसी जिले में था। सुहागपुर गोदना के गांव का नाम है, जहां वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ। हिंदी में सुहाग शब्द का प्रयोग पतियों के संदर्भ में किया जाता है। एक शादीशुदा औरत सुहागिन तभी कहलाती है जब उसका पति जीवित होता है। ऐसा कहा जाता था कि सुहागपुर के इतिहास में कभी किसी औरत ने अपना सुहाग नहीं खोया था। इसका मतलब यह है कि सुहागपुर में कभी कोई औरत विधवा नहीं हुई। हर औरत की मृत्यु उसके पति के पहले हो गई। इसीलिए उस गांव का नाम सुहागपुर पड़ा। सुहागपुर
12 पड़ोसी गांवों के समूह में से एक था, जिनमें अधिकतर ठाकुर समुदाय के लोग रहते थे। निराश लेकिन अभी भी उत्सुकता से भरा गोदना अपनी माई को ढूंढने लगा। अब सिर्फ एक जगह उसे ढूंढना बाकी था, बैठकों के ऊपर के 2 मेहमानों वाले कमरे। वो दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। माई वहीं थी, एक कमरे में झाड़ पोंछ करती हुई। गोदना ने पूछा, माई क्या हो रहा है? सब लोग इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? बाबा ने मुझे डांट दिया, फाटक पर सजावट हो रही है, हवेली में कोई शादी है क्या? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम अपना नाश्ता करो और स्कूल जाओ। माई ने भी उसे झाड़ दिया। वो स्टूल से उतर गई और पीपल के पत्ते में लपेटी हुई 4 रोटियां और प्याज के टुकड़े उसे पकड़ा दिए। हवेली की रसोई से रात की बची हुई रोटियां और प्याज के टुकड़े उनका लगभग रोज का नाश्ता और खाना होता था। बताओ, नहीं तो हम नाश्ता नहीं करेंगे, उसने अपनी माई को धमकी दी। माई उसकी जिद के आगे झुक गई। कलेक्टर साहब अपने गांव के दौरे पर आ रहे हैं। वो पहली बार इस गांव में आ रहे हैं। वो मालिक से मिलने हवेली में आ रहे हैं, क्योंकि मालिक 12 गांवों के मुखिया हैं। वो मेहमानों के इस कमरे में रात भर रुकने वाले हैं। अब हमें कमरे की सफाई करने दो, नहीं तो मालिक गुस्सा हो जाएंगे। तुम रोटी खाकर स्कूल जाओ। मजदूर लोग ठाकुर साहब को मालिक कहकर बुलाते थे। माई, हमें कलेक्टर को देखना है। कलेक्टर साहब कहो, वो बड़े आदमी हैं। कितने बड़े हैं वो? इतने बड़े। माई ने अपना दाहिनी हाथ ऊपर उठा दिया, जितना ऊंचा वो उठा सकती थी। माई, हमको देखना है। उत्सुकता ने गोदना को बेसब्र कर दिया था। तुमको इन सब से क्या करना है? तुम उनको क्यों देखना चाहते हो? स्कूल जाओ, नहीं तो माँ साहब मारेंगे। उसने गोदना को माँ साहब की छड़ी की याद दिलाई, जो स्कूल देर से आने वाले छात्र के दोनों हाथों पर पड़ती थी। माई, इतना बड़ा दिन है, आज हम स्कूल की छुट्टी कर दें? नहीं, अब जाओ, नहीं तो हम बाबा से कह देंगे। गोदना बाबा का सामना करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो बिना हिचक उसे अपनी बड़ी सी झाड़ू से मार सकते थे। निराश होकर उसने रोटियां और प्याज के टुकड़े उठाए और कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो फिर मुड़ा। माई, वो कब आएंगे? पता नहीं, माई ने ठंडा जवाब दिया। उदास होकर गोदना अपनी स्लेट खड़िया लेने और नाश्ता करने अपने झोंपड़े में वापस आ गया। रोटियां सूखकर कड़ी हो चुकी थी, इसीलिए मुंह में डालने से पहले हर बार उन्हें पानी में डुबोना पड़ता था। स्वाद के लिए बाद में प्याज का एक टुकड़ा खाना अपरिहार्य था। नाश्ता करने के बाद वो फिर से हवेली में गया और अपनी माई के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में स्लेट देखकर माई मुस्कुरा दी। उसे ये देखकर संतोष हुआ कि उसका बेटा स्कूल जा रहा था। हालांकि गोदना ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वो अपनी मासूमियत में ये नहीं समझ पाता था कि उसके माई बाबा उसके नियमित रूप से स्कूल जाने को लेकर इतने चिंतित क्यों रहते थे। आखिरकार उसे तो अपने बाबा की तरह जीवन भर हवेली का आज्ञाकारी सेवक बनकर ही रहना था। खैर, स्कूल जाने के बजाय उसने जामुन के पेड़ के नीचे कलेक्टर साहब के आने का इंतजार करने का निर्णय लिया, जो स्कूल के रास्ते में गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क से कुछ हटकर था। ये जामुन का पेड़ गोदना का सबसे करीबी सहयोगी था। उसके लिए इस जामुन के पेड़ के नीचे बैठने या लेटने से ज्यादा आरामदायक और कुछ नहीं था, और उसकी शाखाओं के बीच छुपने से ज्यादा बड़ा खेल और कोई नहीं था। ठंड से बचने के लिए उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, क्योंकि उसकी घिसी हुई कमीज और नेकर सर्द हवाओं से उसकी रक्षा करने में असमर्थ थे। हालांकि वो ठंड से कांप रहा था, फिर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। वो एक मोटर की आवाज थी, जो गांव में कभी कभार ही सुनाई पड़ती थी। गांव वाले दूर से उसकी आवाज सुन लेते थे। गोदना फौरन जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। उसने कच्ची सड़क पर काफी दूर धूल के गुबार उड़ते देखे। गांव से पक्की सड़क पर पहुंचने के पहले 10 किलोमीटर कच्ची सड़क पार करनी पड़ती थी। वहां निश्चित रूप से 1 से ज्यादा मोटर गाड़ियां थी, लेकिन वो उतनी दूर से गिन नहीं पाया। कलेक्टर को 1 से ज्यादा मोटर गाड़ियों की जरूरत क्यों थी? वो सोचने लगा, क्या वो मालिक से बड़े थे? मालिक के पास तो सिर्फ 1 मोटर थी। वो जल्दी से नीचे उतरा, अपनी स्लेट पेड़ के पीछे छुपाई और उत्सुकता से इंतजार करने लगा। कुल मिलाकर वो 4 मोटरों का काफिला था। उनके पास आने पर गोदना ने देखा सबसे आगे एक जीप थी, जिसमें दारोगा लोग बैठे थे। गांव वाले हर पुलिस वाले को दरोगा कहते थे। काफिले में 3 जीपें थीं और एक सफेद मोटर थी, जिसमें पीली बत्ती लगी थी। जिसके पास जितनी बुद्धि थी, उससे उसने विचार किया कि कलेक्टर
शायद सफेद मोटर में होंगे। वो सफेद मोटर के समानांतर दौड़ने लगा। कच्ची सड़क पर मोटर गाड़ी उससे तेज नहीं दौड़ सकती थी। जीप में बैठा दरोगा चिल्लाकर उसे दूर हटने के लिए कहने लगा। कुछ ही देर में गांव के कुत्ते ने भी गोदना के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। सफेद मोटर के अंदर 3 लोग थे, एक ड्राइवर, एक उसकी बगल में बैठा दरोगा और एक पिछली सीट पर बैठा आदमी। पिछली सीट वाला आदमी ही कलेक्टर होगा, उसने अंदाजा लगाया। गोदना ने उसे देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो काफिले के हवेली पहुंचने तक उसके साथ दौड़ता रहा। ठाकुर साहब हाथ में बड़ी सी माला लेकर भागते हुए कलेक्टर का स्वागत करने आए। उन्होंने खुद मोटर का पिछला दरवाजा खोला और कलेक्टर को माला पहनाई। कलेक्टर एक जवान आदमी था, जबकि गोदना ने सोचा था कि वो ज्यादा उम्र का होगा, कम से कम ठाकुर साहब से तो बड़ा ही होगा। उसे ठाकुर साहब को कलेक्टर से इतनी दीनता से व्यवहार करते देख आश्चर्य हो रहा था। इससे पहले उसने ठाकुर साहब को मंदिर के सामने से गुजरते हुए सिर्फ भगवान राम के सामने सिर झुकाते देखा था। इस पल से पहले गोदना उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझता था, लेकिन अब उसकी धारणा बदल गई। कलेक्टर ठाकुर साहब से ज्यादा ताकतवर था। उस उम्र में भी गोदना में इतना समझने की बुद्धि थी कि उसके लिए ठाकुर साहब बनना असंभव था। लेकिन कलेक्टर बनने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वो स्कूल की ओर भागा। वो इससे पहले इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। उसे अपनी दोनों हथेलियों पर छड़ी की मार का डर नहीं था। माँ साहब जोर जोर से पहाड़े बोल रहे थे और छात्र उन्हें दोहरा रहे थे। गोदना सीधे कक्षा के अंदर चला गया और हाथ फैलाकर हथेलियां खोलकर खड़ा हो गया, जैसा कि देर से आने पर सब बच्चे करते थे। जैसे ही माँ साहब ने गोदना को देखा, उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसकी दोनों हथेलियों पर एक एक लगा दी। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पहाड़े बोलना बंद नहीं किया। अन्य दिनों में दर्द के अंदेशे में गोदना अपनी आंखें बंद कर लेता था, लेकिन उस दिन वो इतना बेसुध था कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। माँ साहब ने पहाड़े बोलने से एक पल का विराम लिया और गोदना को कक्षा में जाने के लिए कहा, लेकिन वो रुका रहा। क्या हुआ, और चाहिए तुमको? माँ साहब के प्रश्न पर ध्यान न देते हुए गोदना ने पूछा। माँ साहब, हम कलेक्टर कैसे बन सकते हैं? पूरी कक्षा में हंसी गूंज गई, लेकिन माँ साहब नहीं हंसे। उन्होंने पलके भी नहीं झपकाई। उनसे एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया था। वो अवाक थे, इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रश्न एक ऐसे व्यक्ति से पूछा गया था जिसने अपने हाई स्कूल की परीक्षा छठे प्रयास में उत्तीर्ण की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये प्रश्न उनसे भकोला के बेटे ने पूछा था। उनकी हैरान नजरों को सहते हुए गोदना दृढ़ता के साथ जवाब के इंतजार में खड़ा था। उसने उसी पल कलेक्टर बनने का निश्चय कर लिया था जब उसने ठाकुर साहब को कलेक्टर के आगे झुकते हुए देखा था। माँ साहब एक सच्चे शिक्षक थे। उन्होंने गोदना को कक्षा के बाहर आने के लिए कहा। जब वो बाहर आए तो माँ साहब ने सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई नहीं है। उन्होंने गोदना के हाथ पकड़ लिए। इससे पहले उन्होंने उसे कभी नहीं छुआ था, क्योंकि गोदना अछूत जाति का था। माँ साहब उसके टोले के छात्रों को छूने के लिए हमेशा छड़ी का प्रयोग करते थे। क्या तुम सच में कलेक्टर बनना चाहते हो? उसकी आंखों में देखते हुए माँ साहब ने पूछा। हाँ, और अगर तुम ऐसे ही देर से आते रहोगे तो उनके चपरासी भी नहीं बन पाओगे। गोदना चुप रहा। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, बहुत मेहनत से। पहले स्नातक की परीक्षा पास करके फिर कलेक्टर की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। स्नातक क्या होता है? गोदना ने मासूमियत से पूछा। स्नातक का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास बैचलर की डिग्री हो। इस जवाब ने गोदना को और उलझन में डाल दिया। माँ साहब, कृपया हमें संख्याओं में बताइए। उसे सिर्फ संख्याएं मालूम थी, क्योंकि वो कक्षा 5 में था। वो कक्षा 14 होती है। अब अपनी कक्षा में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं, और ये बात किसी से मत कहना। क्यों? वो लोग तुम पर हंसेंगे। माँ साहब, क्या हम एक आखिरी बात पूछ सकते हैं? माँ साहब ने अनुमति दे दी। अपने गांव में स्नातक कौन है? गोदना ने पूछा। कोई नहीं। माँ साहब का जवाब फौरन आया।